हेलो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं दूसरा पार्ट और इसका पहला पार्ट ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, तो पहले आप उससे जरूर देख लेना। हाँ जी, तो आगे चलते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17। अब ये चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चन आता है। चैप्टर नंबर 4 हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जरूर जरूर ध्यान से समझना भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर at a uniform speed if the speed had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अगर मैं इसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दूं, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। अगर इसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दूं, कम मतलब जितने भी हम लेंगे उससे 8 मैंने क्या कर दी? कम दे कर दी। अगर मैं स्पीड को कम करूंगा तो टाइम क्या लगेगा? 3 घंटे ज्यादा लगेगा सेम डिस्टेंस को कवर करने में। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? लेट कर लेते हैं ट्रेन की जो नॉर्मल स्पीड है, वो नॉर्मल स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। कितना है? x किलोमीटर पर आवर। क्या ये नॉर्मल स्पीड से नॉर्मल टाइम निकाल सकते हैं? भाई 480 किलोमीटर चलने में अगर वो x की स्पीड पे चल रहा था तो कुछ तो टाइम लेगा। नॉर्मल स्पीड से मैं क्या निकाल लेता हूं? नॉर्मल टाइम। टाइम के लिए स्पीड का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अगर टाइम निकालना होगा तो क्या करूंगा? डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है? 480। तो नॉर्मल टाइम बन जाएगा 480 डिवाइड बाय x। ये तो बन गया नॉर्मल टाइम। नॉर्मल स्पीड हमने x लेट कर ली, नॉर्मल स्पीड से मैंने नॉर्मल टाइम निकाल लिया। अब कह रहा है कि मैंने स्पीड को कम कर दिया, यानी स्पीड मैंने नहीं कर दी। न्यू स्पीड, न्यू स्पीड कितनी है? x में से 8 मैंने कम कर दिया, ये है x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। क्या मैं न्यू स्पीड से न्यू टाइम निकाल सकता हूं? फॉर्मूला वही है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। पर अब स्पीड कितनी हो गई है? x माइनस 8। तो जब स्पीड हमारे पास x थी तो टाइम आया 480 अपॉन x। जब स्पीड मैंने कम कर दी तो टाइम आ गया इतना। अब आप सोच के बताना है यहां पे। अब आपको सोच दिमाग में चलनी चाहिए कि अगर मैं कहता हूं कि मैंने स्पीड कम कर दी है, अगर स्पीड कम हो गई है तो ये वाला टाइम क्या आएगा? ज्यादा आएगा। ये वाला टाइम क्या आएगा? ज्यादा। और ये वाला टाइम क्या आएगा? कम। और हमेशा ज्यादा टाइम में से कम टाइम ही आपने माइनस करना है। दोनों स्पीड में, दोनों टाइम में कितने घंटे का फर्क है? 3 घंटे का फर्क है। यानी अगर इस टाइम और इस टाइम को डिफरेंस निकालो तो कितना डिफरेंस आएगा? 3 घंटे का आएगा। तो क्या करना है आपने? आपने ज्यादा स्पीड में से, ज्यादा टाइम में से कम वाला टाइम हमने माइनस कर देना है। और दोनों के टाइम में कितने घंटे का फर्क है? 3 घंटे का फर्क है। 3 ही घंटे का फर्क है। क्वेश्चन में 3 ही घंटे बोले, 1 घंटा बोला होता तो मैं 1 लिख लेता, 2 घंटे बोले होते तो मैं 2 लिख लेता। आपको बस इसमें ये ध्यान रखना है, नॉर्मल स्पीड से नॉर्मल टाइम, न्यू स्पीड से न्यू टाइम, और टाइम देखना है कौन सा कम है कौन सा ज्यादा है। इसमें स्पीड मैंने कम कर दी थी, स्पीड कम कर दी थी तो टाइम क्या आएगा? ज्यादा। अगर मैं स्पीड बढ़ा देता, अगर ये प्लस कर देता तो बताओ फिर टाइम ज्यादा होता कि कम होता? फिर तो ये कम होता। अगर स्पीड बढ़ा दूंगा तो ये टाइम क्या हो जाएगा? कम। ये टाइम हो जाएगा ज्यादा। फिर इसको आगे लिखूंगा, इसको मैं पीछे लिखूंगा। पर फिलहाल तो मेरा क्वेश्चन ये नहीं है। स्पीड कम कर दी है तो ये टाइम ज्यादा है, ये टाइम कम है, तो ज्यादा में से कम टाइम मैंने क्या कर दिया? माइनस। दोनों के टाइम में कितने घंटे का फर्क है? 3 घंटे का फर्क है। इसको मुझे सोल्व करना है। कैसे सोल्व करोगे? आप लोग इसका एलसीएम, एलसीएम आएगा x और x माइनस 8 का प्रोडक्ट। मैंने पहले भी कई बार बता रखा है, अगर आपका एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट आता है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। 480 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 480x। इसको इन दोनों से करना है।
माइनस का 480 को x से करेंगे, माइनस का 480x, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, 8 को 480 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 8 0 जा 0, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 और 6 आ गया 38, इक्वल टू में आ गया 3, आ गया। ये प्लस का 480x है, ये माइनस का है, कट जाएगा। क्या बचा मेरे पास, मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास आ गया 3840, नीचे x की मल्टीप्लाई x से करेंगे x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 8 से करोगे -8x और इक्वल टू में 3, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1, ठीक है। अब ऊपर भी 3 अकेला है, ऊपर यह 3840 भी अकेला है। अगर इनकी कटिंग होती है तो यही कट कर दो, यही कट कर दो, 3 के टेबल में ये 1 पे, 3 के टेबल में ये जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 और ये 0, तो ये आ जाएगा 1280 डिवाइड में x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू में 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, इन दोनों को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस 8x आएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1280 आएगा। ये 1280 जो प्लस का है इधर जाकर क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा, इक्वल टू 0। अब क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में कैसे करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, पहले वाले को आखिरी वाले से कर लो मल्टीप्लाई, यानी मुझे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 1280 बन जा 1280 आना चाहिए, और माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, माइनस करने पर कितना आना चाहिए 8। अब ये ऐसे तो मिल नहीं पाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर्स बना के देखने पड़ेंगे। मैं इधर करके देखूं, इधर देख लेते हैं, प्राइम फैक्टर पहले 2 पे डिवाइड करते हैं, 640 आ गया, आगे चेक करो, रुको एक बार, यहां पर क्या दोनों को माइनस करने पर 8 आएगा, नहीं आएगा, कोई बात नहीं, फिर आगे बढ़ो, 2 के टेबल में कितने पे जाएगा, 320 पे, इन दोनों को ले लो, 2 2 कितना बन गया, 4 बन गया, क्या 320 में से 4 माइनस करेंगे 8 आएगा, नहीं आएगा, फिर 2 पे डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 160। अब इन तीनों को सोच लो, 2 2 4 2 8, क्या 8 और 160 को माइनस करने पर 8 आएगा, नहीं आएगा, फिर इसको फिर 2 पे डिवाइड कर लो, 2 के टेबल में कितने पे आएगा 80 पे। अब इन चारों को ले लो, कितना बन गया 8, क्या 80, 2 2 4 2 8 2 16 बन गया, क्या 80 और 16 को माइनस करने पर 8 आएगा, नहीं आएगा, फिर आगे बढ़ो, 2 के टेबल में फिर से कर लो, कितना आएगा 40। अब ये सारे मिलाकर कितने बन जाएंगे, 32 बन जाएगा, क्या 40 और 32 को माइनस करने पर 8 आएगा, यस आएगा, मिलेगा कि नहीं मिल गया नंबर मुझे, तो एक नंबर आ गया 40, एक नंबर आ गया 32, आ गया। क्या करेंगे अब, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, 40 के साथ भी x, 32 के साथ भी x, माइनस 1280 इक्वल टू 0। अब पीछे माइनस का है तो बीच के साइन अलग अलग आएंगे, बीच के साइन अलग अलग आएंगे, यहां जो माइनस लिखा हुआ है बीच में वो बड़े के साथ माइनस, छोटे के साथ प्लस, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही कर रहे हैं। अगर पीछे माइनस है तो बीच के साइन अलग अलग आएंगे, एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस, वो बीच वाला डिसाइड करेगा, यहां माइनस है तो बड़े के साथ माइनस, छोटे के साथ प्लस। अगले स्टेप में कॉमन लेना है, इनमें से क्या कॉमन आएगा, x, यहां बचा x -40 प्लस यहां से कॉमन आएगा 32, x बच गया माइनस का 40 बचा इक्वल टू 0। अब यहां से और यहां से फिर से मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, x -40 कॉमन आ रहा है, यहां से बच गया x, यहां से बच गया +32 इक्वल टू 0। अब 2 ऑप्शन आ गए, या तो ये वाला पार्ट इक्वल टू 0 है या फिर ये वाला पार्ट इक्वल टू 0 है, ठीक है। अगर ये तो आता है तो x की वैल्यू कितनी आएगी 40, और अगर वो आता है तो x की वैल्यू कितनी आएगी -32। ये तो ले नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब आपकी स्पीड कितनी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर, लास्ट में लिख देंगे स्पीड इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर,
ऐसे। ठीक बात बस ये ध्यान रखनी है, ये ट्रेन वाले क्वेश्चन के अंदर आपने क्या करना है, नॉर्मल स्पीड को लेट करना है, नॉर्मल स्पीड से नॉर्मल टाइम, न्यू स्पीड से न्यू टाइम, और टाइम को देखना है कौन सा टाइम ज्यादा है कौन सा टाइम कम है। ज्यादा में से कम को हमने माइनस करना है, और दोनों में टाइम देख लो कितने का डिफरेंस आ रहा है। 3 घंटे का डिफरेंस है तो दोनों का डिफरेंस इक्वल टू 3। 1 घंटे का होता तो 1 घंटा कर लेते, 2 घंटे होता तो 2 घंटे कर लेते। बस आगे तो इसको सॉल्व करना है, आगे सॉल्व करके तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। ठीक है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, मैं तुम्हें ये भी बता देता हूं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले ले। एक ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपको जो ये टाइम बोले, ये बोल दे 1 घंटा 30 मिनट्स, 1 घंटा 30 मिनट्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन 30 मिनट्स को आर में चेंज करना पड़ेगा, 0 से 0 काटोगे 3 के टेबल में ये 1 पे, तो ये 1 आर तो 1 आ गया, और 1/2 आर 1 आ गया, तो ये कितने आर बन जाएगा, 3/2 आर्स बन जाएगा। तो मुझे इक्वल टू फिर 3/2 लिखना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखनी है, अगर ये मिनट भी दे रखा है इसको भी आर में चेंज करना पड़ेगा। अगर लिखा होता 1 घंटा 15 मिनट्स, तो इन 15 मिनट्स को मुझे चेंज करना पड़ेगा आर्स में, तो ये 1/4 आएगा, 4 1 जा बन गया 4, 4 में 1 ऐड कर दोगे 5/4, फिर 5/4 लिखना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। अगर सीधा ही आर में दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर मिनट भी दे दिए साथ में तो मिनट को आर में चेंज करना पड़ेगा, और उसको 1 आर में एलसीएम लेके ऐड करना भी पड़ेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में मस्ट है, जरूर आएगा। चलो आगे चलिए और देखते हैं और क्या क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 18, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बच्चों के समझ कुछ नहीं आता, समझ आ भी जाता होगा तो याद नहीं रहता, प्रैक्टिस नहीं होती। क्या लिखा है क्वेश्चन में, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे, एक दिन में कुछ आर्टिकल्स बनाती है, पता नहीं कितने बनाती है, कुछ आर्टिकल बनाती है। ऐसा ऑब्जर्व किया गया, किसी पर्टिकुलर डे पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच मतलब 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल बनाने की जो कॉस्ट है वॉज 3 more than twice the number of article produced। एक आर्टिकल को बनाने की कॉस्ट 3 more है, किससे 3 ज्यादा है, twice the number of article produced on that day। और अगर टोटल कॉस्ट उस दिन पर 90 रुपीज दे रखी है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, दोनों निकालने हैं। अब आप ये बताओ, ये जो लिखा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1 आर्टिकल वॉज का मतलब क्या होता है, हमेशा इक्वल टू होता है, किसका इक्वल है, 3 more than twice the number of article produced, जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं उनके ट्वाइस से 3 ज्यादा, तो मैं इसी को लेट करूंगा, लेट कर लेता हूं नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, आर्टिकल लेट कर लेता हूं, कितने प्रोड्यूस किए, x आर्टिकल प्रोड्यूस किए, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं x, उसका ट्वाइस से 3 ज्यादा, मोर का मतलब 3 ज्यादा, एक आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है और इतने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए। सिंपल से एग्जांपल लेके चलता हूं, अगर मैं 10 आर्टिकल प्रोड्यूस करता हूं, एक आर्टिकल की कॉस्ट इसके ट्वाइस का 3 ज्यादा, ट्वाइस बन गया 23, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट आ जाएगी 23 रुपीज, अगर 10 होते तो, ठीक है। अब कह रहे जी उस दिन पर टोटल कॉस्ट है 90 रुपीज, टोटल कॉस्ट है 90 रुपीज,
अगर मैं तुम्हें कहूं कि एक्स आर्टिकल बनाए और एक आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है, तो टोटल कॉस्ट कितनी बन जाएगी? दोनों को मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं। इनको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, ये भी टोटल कॉस्ट है, ये भी टोटल कॉस्ट है, तो दोनों को मैंने क्या रख दिया? इक्वल रख दिया। फिर से बता रहा हूं, एक दिन में अगर एक्स आर्टिकल बनाए तो एक आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है। यूं समझ लो, अगर 10 आर्टिकल बनाए, एक आर्टिकल कितने रुपए का है? 23 का। तो 10 आर्टिकल कितने के आएंगे? 23 को 10 से मल्टीप्लाई तो कर दोगे कि नहीं कर दोगे? तो मैंने यहां पर भी इसको इससे क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू 90। ठीक है, कर लेते हैं। x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x इज इक्वल टू 90। 90 को भी उठाकर इधर ले आते हैं, ये आ गया माइनस का 90 इक्वल टू आ गया 0। आगे अब क्या करोगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे। 2 को कर लो 90 से मल्टीप्लाई, 92 जा 180, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए, और माइनस करने पर कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। दो नंबर बताने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 180 आए और माइनस करने पर 3 आए। वैसे तो मुझे पता है, बट अगर आपको निकालने हो तो कैसे निकालोगे? 2 के टेबल पे डिवाइड करोगे 90 आ जाएगा। क्या दोनों को माइनस करने पर 3 आता है? सर नहीं आता। ठीक है, 2 के टेबल पे डिवाइड कर लो 45, 2 2 जा कितना बन गया? 4। क्या 45 को 4 में से माइनस करने पर 3 आता है? सर नहीं आता। ठीक है, अब 3 पे कर लो, 3 के टेबल में कितने पे आएगा? 15 पे। अब इन तीनों को ले लो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। क्या 12 और 15 को माइनस करने पर 3 आता है? यस सर आता है। तो दो नंबर क्या आ गया आपके? एक 15 आ गया और एक कितना आ गया? 12 आ गया। आगे कितनी आ गई? आपके 2 नंबर आ गए। अब इसकी कर लो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यहां कर देता हूं, यहां कर देता हूं। तो मैंने क्या लिखा? 2x स्क्वायर लिखा, 2x स्क्वायर, 15 के साथ भी x, 12 के साथ भी x, 15 के साथ भी x, 12 के साथ भी x, और माइनस का 90 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब पीछे माइनस है तो बीच के साइन क्या आएंगे? अलग अलग आएंगे। पीछे माइनस है तो बीच के साइन अलग अलग आएंगे, एक के साथ प्लस, एक के साथ माइनस। यहां पे क्या लिखा हुआ है? प्लस, तो बड़े के साथ प्लस लिख दोगे, छोटे के साथ क्या लिख दोगे? माइनस। अब इनमें से कॉमन ढूंढना पड़ेगा। कितना कॉमन आएगा? ओनली x कॉमन आएगा। यहां बचेगा 2x, यहां बचेगा 15 माइनस, इनमें से कॉमन क्या दिख रहा है मुझे? 6 कॉमन दिख रहे हैं। 6 के टेबल में 2x कितने पे आएगा? 12x कितने पे आएगा? 2x पे। यहां माइनस लोगे तो ये माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। 6 के टेबल में 19 कितने पे आएगा? 15 पे, इक्वल टू आ गया 0। अब फिर से क्या कॉमन दिख रहा है मुझे? फिर से क्या कॉमन दिख रहा है? 2x प्लस 15 कॉमन दिख रहा है। यहां से आ गया x और यहां से आ गया -6 इक्वल टू 0। तो या तो ये वाला पार्ट इक्वल टू 0 होगा या फिर ये वाला पार्ट इक्वल टू 0 होगा। अगर तो ये रखते हैं तो 2x कितना आ जाएगा? -15, x की वैल्यू आ जाएगी -15/2। और अगर ये रखते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी +6। ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। मैं ये तो नहीं बोलता कि आज मैंने -5 आर्टिकल बनाए, माइनस नहीं होता, और आर्टिकल फ्रैक्शन में भी नहीं होते, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। x मेरे पास 6 आ गया, तो लास्ट में लिख दूंगा, लास्ट में लिख देंगे, इधर लिख देता हूं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, ये तो 6 आ गया, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल की कॉस्ट जो आ गई इसके डबल से 3 ज्यादा, 6 का डबल क्या बनेगा? 12, 12 से 3 ज्यादा बन जाएगा 15, तो 12 और 3 कितना आ गया? 15। आंसर आ जाएगा 15 रुपए। ठीक है, पक्का? ठीक, पक्का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान जरूर रखना है। आर्टिकल कितने प्रोड्यूस किए? x। एक आर्टिकल की कॉस्ट इसके ट्वाइस से 3 ज्यादा है। अगर आर्टिकल x है, एक आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट के बराबर आएगा। टोटल कॉस्ट दे भी रखी है 90, मल्टीप्लाई भी कर दिया, 90 भी दे रखा है। यहां से आ गया मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका हमने क्या कर लिया? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लिया।
x की वैल्यू ये ले नहीं सकते, x की वैल्यू 6, यानी आर्टिकल कितने बनाए 6, एक आर्टिकल की कॉस्ट 6 का डबल कर लिया 12, 12 में 3 ऐड कर दिया 15, तो ये आंसर आ गया 6, ये आंसर आ गया 50। ठीक बात, क्लियर, पक्का, चलो आगे, पक्का ना, ठीक है, चलो और बढ़ते हैं आगे, और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, और बढ़ते हैं आगे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई स्कूल्स में बहुत हवा मचा के रखते हैं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस ध्यान देना है, मैं एक सिंपल सी एक लाइन बताऊंगा, वैसे कर देना, आपको नंबर पूरे ही मिल रहे हैं। एक सिंपल सी लाइन बताऊंगा, उस शॉर्टकट तरीके से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस क्वेश्चन के मार्क्स से मतलब है, ठीक है। हालांकि इसका एक तरीका जो एक्चुअल में होता है वो मैं अलग से एक वीडियो बना के समझाऊंगा, बट फिलहाल मैं सिर्फ आपको ये बताने वाला हूं कि ये क्वेश्चन आपको मार्क्स कैसे दिला सकता है, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो पेपर में कैसे करोगे। क्या लिखा है, मेरे पास 2 वाटर टैप है, टुगेदर मिलकर एक टैंक को इतने घंटे में भर सकते हैं। दोनों टूंटियां अगर मैं इकट्ठे खोल दूं तो ये इतने घंटे में 75/8 आवर में एक टंकी को भर देते हैं। टैप ऑफ लार्जर डायामीटर टेक 10 आवर्स लेस। बड़ी डायामीटर वाली जो टूंटी है वो स्मॉलर वाली टूंटी से 10 घंटे कम लेती है अगर दोनों को अलग अलग खोल दें। छोटी वाली को खोल दें, बड़ी वाली को खोल दें, तो बड़े वाली टूंटी छोटी वाली से 10 घंटे कम लेती है, बड़े वाली छोटी वाली से कम लेती है, छोटी वाली से कम लेती है, तो लेट कर लेता हूं टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप कितना टाइम लेती है, लेट कर लेते हैं x आवर्स लेती है। अगर छोटी टूंटी x आवर लेती है तो जो बड़ी वाली टूंटी है इससे 10 घंटे कम लेती है, यानी x से 10 घंटे कम लेती है। ठीक है, ठीक है ना जनाब। अब मुझे ये बताना है कि बताओ ईच टैंक सेपरेटली कितना कितना टाइम लेगी, यानी मुझे x ही निकालना है। सिंपल तरीका बता रहा हूं, अगर आपको पूरे 3 नंबर या जितने भी नंबर का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सिंपल सा एक तरीका आपको करना है, इस x का रेसिप्रोकल कर दो, इस x - 10 का भी रेसिप्रोकल कर दो, दोनों को ऐड कर दो और इसका भी रेसिप्रोकल कर दो, बस आगे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला। बस ध्यान ये रखना है, आपने क्या करना है, पहले लेट तो करोगे ही करोगे। स्मॉलर टैप x आर लेती है तो लार्जर टैप उससे 10 घंटे कम ही लेती है। बस इसका रेसिप्रोकल करो, इसका रेसिप्रोकल करो, ऐड करो और इसका भी रेसिप्रोकल कर दो। अब ये क्यों किया, इस बात पे हम लोग पूरी डिटेल में चर्चा तब करेंगे जब ये चैप्टर में वीडियोस में डालूंगा। फिलहाल आपको नंबर से मतलब है, नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है, इसका आपने लेना है एलसीएम। x और x - 10 का एलसीएम इसका प्रोडक्ट ही आएगा। अगर प्रोडक्ट एलसीएम आता है तो क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही आएगा, प्लस 1 को इस x से करेंगे तो x आएगा, इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 75। ये x है, ये भी x है, तो ये कितना बन गया 2x - 10। नीचे x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को 10 से करेंगे 10x इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 75। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसकी मल्टीप्लाई 8 से कर लेते हैं, दोनों को करना होता है। यहां बन जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 80x इक्वल टू 75 को इन दोनों से करना है, 75 2 बन जाएगा 150x और साथ में है माइनस 10 से करेंगे 750। आ गया, सबको उठाकर इधर ले आते हैं, क्या बन गया 8x स्क्वायर माइनस 80x, ये बन गया माइनस का 150x, ये आ गया प्लस का 750 इक्वल टू में आ गया 0। 8x स्क्वायर, अब ये दोनों माइनस के हैं तो ऐड करना पड़ेगा, ऐड करेंगे तो 230x आ जाएगा, दोनों माइनस के तो यहां पे भी माइनस, प्लस 750 इज इक्वल टू 0। आगे क्वेश्चन,
अब क्या करूं, इसको थोड़ा और छोटा बना सकते हैं, क्या कुछ कॉमन आ सकता है? सर 2 कॉमन आ सकते हैं। यहां बचेगा 4x², यहां बचेगा 115x, यहां बचेगा 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, ये 375 बचेगा इक्वल टू 0। तो ये 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास इक्वेशन आ गई 4x² माइनस 115x प्लस 375 इक्वल टू 0। आगे कि नहीं आगे? बिल्कुल आगे। अब क्या करनी है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मैं आपको 2 नंबर बता दूं बस इसके। 4 को इससे क्या कर लो? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने पर आएगा, ये आएगा 1400। मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? 1400। तो मुझे ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 1400 आए और प्लस करने पर कितना आए? 115 आए। तो ऐसे तो 2 नंबर मुझे ढूंढने पड़ेंगे, और ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? फैक्टराइज करना पड़ेगा। कर लेते हैं फैक्टराइज, इधर कर लो। 1400 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे 700। क्या दोनों को प्लस करने पर 115 आता है? नहीं आता। फिर 2 पे डिवाइड कर लेंगे, ये आ गया 350। 2 2 जा कितना होता है? 4। क्या 350 और 4 को प्लस करने पर 115 आएगा? नहीं आएगा। फिर कितने पे करूं उसको? 2 पे। 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। ये तीनों ले लो, 2 2 जा 4, 2 जा 8। क्या 175 और 8 को प्लस करने पर 115 आएगा? नहीं आएगा। अभी जाएगा 5 पे। 5 के टेबल में कितने पे आएगा? 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। अब इन सबको ले लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 और 35 को ऐड करने पर अभी भी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। 5 के टेबल में कितने पे जाएगा? 7 पे। अब ये पूरे पूरे क्या बन गया? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 5 जा 40, 45 जा 200। ये तो नहीं बनेगी बात इसमें, ये 1500 आएगा बच्चों, ये 1500 आएगा। ये गलती होगी, गड़बड़ हमसे, ये गड़बड़ हो गई, गड़बड़ 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 गड़बड़। मल्टीप्लाई करने पर 1500 आना चाहिए, ये 1500 बनेगा। मल्टीप्लाई करने पर 1500 प्लस करने पर 115, तो आंसर तो सीधा ही आ जाएगा। एक आएगा 100, एक आएगा 15। एक आएगा 100, एक आएगा 15। दोनों को ऐड करोगे तो 115 और मल्टीप्लाई करोगे तो 1500। तो 4x² 100 के साथ भी x लिख दिया, 15 के साथ भी x लिख दिया, प्लस का 375 इक्वल टू 0। अब पीछे प्लस है तो बीच के साइन सेम सेम आएंगे, यहां माइनस है तो दोनों में क्या आएगा? माइनस। अब कॉमन लेना पड़ेगा। इनमें से क्या कॉमन दिख रहा मुझे? 4x कॉमन है, यहां से बच जाएगा x, यहां से आ जाएगा 25 माइनस, यहां से कॉमन आएगा 50, x बचेगा, माइनस बाहर लोगे तो ये प्लस का बन जाएगा माइनस का 25 इक्वल टू 0। यहां पर x माइनस 25 कॉमन आ गया, यहां से बच गया 4x, यहां से बच गया माइनस 15 इक्वल टू 0। तो x की 2 वैल्यू आ जाएंगी। x की 2 वैल्यू कौन सी? या तो ये वाला पार्ट इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 25। और जब ये रखेंगे ये तो अपॉन में आएगी, फ्रैक्शन में आएगी, तो फ्रैक्शन वाली तो लेनी नहीं अपन ने, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 25। इसका मतलब जो स्मॉलर टैप है वो कितना टाइम ले रही है? 25 घंटे ले रही है। तो बड़ी वाली 20 से 10 घंटे कम लेगी, तो वो कितने घंटे लेगी? 15 घंटे लेगी। x तो निकालना पड़ेगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से x तो निकालना पड़ेगा। ये फ्रैक्शन में आएगा, फ्रैक्शन में तो ले नहीं सकते, तो आपका आंसर क्या आएगा? 25। यही मेरा आंसर है। ठीक बात, क्लियर? बस ये बात ध्यान रखनी है, टाइम जैसे ही लेट करोगे बस इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल और इसका भी रेसिप्रोकल करना है, बस इनको ऐड करके सॉल्व करके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, बस इतनी बात ध्यान रखनी है। नंबर पूरे 3 5 जितने का क्वेश्चन होगा उतने पक्का मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे चल। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 19 क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ते हैं, फटाफट करते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन आता है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। अब ये नेचर कैसे पता लगता है? नेचर के लिए याद करो, हम लोगों को एक डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है। डिस्क्रिमिनेंट किसी भी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म ये होती है।
ये जो आगे लगा हुआ है कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, ये a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है और कांस्टेंट टर्म c होती है। सबसे पहला काम होता है d निकालना। d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं? जो भी b होगा उसका स्क्वायर करेंगे, माइनस में करेंगे 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे। यहां पर तीन ऑप्शन आते हैं, यहां पर तीन ऑप्शन आएंगे, या तो d मेरा पॉजिटिव आएगा, या मेरा d जीरो आएगा, या फिर d जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। या तो पॉजिटिव आएगा, या जीरो आएगा, या नेगेटिव आएगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। अगर तो d पॉजिटिव आता है तो मैं बोलूंगा इक्वेशन हैज टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। इक्वेशन के दो रियल और अलग अलग रूट आएंगे, अलग अलग रूट आएंगे। अगर d जीरो आता है तो इक्वेशन हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे। अगर d नेगेटिव आता है आप बोलोगे इक्वेशन डू नॉट हैव रियल रूट्स। तो अगर d नेगेटिव आ गया तो आपको तो निकालने की जरूरत नहीं है, वहीं छोड़ दोगे, आप बोल दोगे इक्वेशन डू नॉट हैव रियल रूट्स। आप सिंपल ही बता दोगे इक्वेशन के कोई रियल रूट नहीं है। अगर d पॉजिटिव आ गया या जीरो आ गया तो मुझे रूट निकालने पड़ेंगे। इसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है 2। क्या क्या आएंगी? माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइड बाई 2a। एक बार तो यहां पे प्लस रखोगे और एक बार यहां पे क्या रखोगे? माइनस रखोगे। ये दो रूट निकलेंगे, दोनों अलग अलग आएंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस। अगर d जीरो आ गया तो अगर देखो ये d जीरो हो गया तो ये x की वैल्यू क्या बनेगी? माइनस b बनेगी डिवाइड बाई 2a बनेगी। अगर ये जीरो हो ही गया तो ये माइनस b बाई 2a ही तो बनेगी। और यहां पे भी जीरो हो गया तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, x की वैल्यू माइनस b बाई 2 सेम वैल्यू आएगी, तभी तो कह रहे सेम वैल्यू आएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर इक्वेशन के आपने d निकाला, अगर d पॉजिटिव है तो दो रूट आएंगे, दोनों अलग अलग रूट आएंगे, ऐसे निकाल सकते हो। अगर d जीरो आएगा तो उसके दो रूट आएंगे, इक्वल आएंगे, ऐसे निकाल सकते हो। अगर d नेगेटिव आ गया तो निकालना ही नहीं है, बस वही बात खत्म कर देंगे, इक्वेशन डू नॉट हैव एनी रियल रूट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में यही तो पूछ रहे हैं, आपको ये बताना है, नेचर फाइंड करना है इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, यानी d आपका अगर पॉजिटिव आ जाए और जीरो आ जाए तो निकाल के भी दिखाना है। देखें क्या आता है, देखते हैं। पहला पार्ट, पहले पार्ट में लिखा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से a बताओ जी कितना है? a कितना है? 2। b कितना है? इसके आगे कुछ नहीं है तो कितना होगा? 1 होगा। c कितना है? माइनस 4। ये माइनस अगर होगा तो माइनस b लेना पड़ेगा। a आ गया, b आ गया, c आ गया। सबसे पहला काम d निकालना, b स्क्वायर करेंगे माइनस 4ac करेंगे। b स्क्वायर कर लिया यानी 1 का स्क्वायर कर लिया, माइनस 4, a का मतलब 2, c का मतलब माइनस 4। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, ये माइनस माइनस बन गया प्लस, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32 और ये बन गया 33। तो ये d आ गया। अब बताओ d नेगेटिव आया कि पॉजिटिव आया? सर पॉजिटिव लग रहा है मुझे तो। अगर d पॉजिटिव है, hence equation has two real and distinct roots। दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। अगर रियल आएंगे तो कह रहे निकाल के भी तो दिखाओ। अब रियल रूट आगे पॉजिटिव है तो x की दो वैल्यू माइनस बी प्लस रूट डी करेंगे डिवाइड बाय 2a। एक बार प्लस करते हैं, एक बार क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो यही कर दो माइनस पहले तो। ठीक है, x की वैल्यू माइनस, b कितना है हमारा? 1, तो लिख दिया माइनस 1। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है,
रूट डी यानी रूट 33 डिवाइड बाय 2a, a कितना हमारे पास 2 है, तो x आ गया -1 प्लस माइनस रूट 33, नीचे आ गया 4। अब ये रूट 33 तो हमें पता ही नहीं है, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर होता तो मैं रूट कर देता, अब नहीं है परफेक्ट स्क्वायर तो कैसे करूं, तो मेरा आंसर यही छोड़ सकते हो, एक बार तो आप प्लस करके लिख दो और एक बार इसी को माइनस करके लिख दो, बस बात खत्म। यही आपके दो रूट हैं, यही आपके दो आंसर हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, बीच में प्लस माइनस दोनों ही आ सकते हैं, ठीक। चलो आगे एक और इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, जो रूट वाले क्वेश्चन आते हैं तो क्या बनेगा, ये समझ में आ गया सबको। चलो आगे, पक्का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें इसके साथ में। ओके, इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। अब दूसरे पार्ट में लिखा है 3x² - 4 रूट 3x + 4। यहां से a बता सकते हो कितना बनेगा, a कितना बनेगा मेरे पास 3, b कितना बनेगा -4 रूट 3, c कितना बनेगा 4। बन गया, a ले लिया, b ले लिया और c ले लिया। सबसे पहला काम d निकालना, d कैसे निकालोगे, b² - 4ac करोगे, b² कर लिया, -4 रूट 3 का स्क्वायर निकालेंगे, -4, a का मतलब 3 और c का मतलब 4 ले लिया, ठीक है। ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा प्लस, ये 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3, सभी का स्क्वायर है तो 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, ये भी 48 बन गया, ये भी 48 है, तो d कितना आ गया 0। अब मैंने बताया था अगर d 0 आता है, हेंस इक्वेशन हैज 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, दो रियल रूट्स आएंगे और इक्वल आएंगे। अब कह रहे हैं अगर रियल आते हैं तो निकालो भी, तो रियल आ गए, अब मुझे निकालना भी पड़ेगा। अब याद करो जब d 0 था तो x की वैल्यू क्या निकालते थे -b/2a, और दूसरी वैल्यू भी सेम ही लिखनी है, ऐसे तो निकालते थे, निकाल लेते। x = b की जगह क्या लिखूंगा -4 रूट 3, ये माइनस बन गया +4 रूट 3 डिवाइड में 2, और a की जगह पे क्या लिखेंगे 3। दूसरे में भी सेम ही आएगा, दूसरा भी सेम टू सेम है तो सेम ही लिखना है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं यहाँ पर। क्या मैं 2 के टेबल में 4 काट सकता हूँ, क्या मैं 2 के टेबल में ये 4 काट सकता हूँ, तो x की वैल्यू आ गई 2 रूट 3 डिवाइड बाई 3, और दूसरी वैल्यू भी आ गई 2 रूट 3 डिवाइड बाई 3। ऐसे आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो नेचर ऑफ रूट का मतलब यही है कि आपको ये बताना है कि जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं या अलग अलग हैं, वो d से पता लगेगा, d से पता लगेगा वो तो, ठीक है। चले आगे, ठीक है, पक्का ना। चलो आगे बढ़ता हूं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। अब हमारे पास एपी वाला चैप्टर आता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। पेपर में आने को तो देखो कुछ भी आ सकता है, बट मैंने जो बताया है कि ये आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, इनको ध्यान से करना ही करना है। क्या लिखा है पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कहते हैं। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट, यानी कि इस एपी के पीछे से आपने 11th टर्म निकालनी है। एपी दे रखी है 10, 7, 4 एंड सो ऑन -62, और ये कह रहे हैं पीछे से 11th टर्म निकालो, पीछे से 11th। वैसे तो आप क्या करो, इसको आसान बनाने के लिए इस एपी को ही उल्टा कर दो, एपी को ही क्या कर दो उल्टा, यानी कि एपी फ्रॉम बैकवर्ड, पीछे से अगर मैं इस एपी को लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, -62 पहले आ जाएगा, फिर 4 आएगा, फिर 7 आएगा और फिर 10 आएगा, यानी एपी को ही उल्टा कर दिया। अब वो पीछे से 11th कह रहे थे, अब मैं कहां से निकाल लूंगा, आगे से 11th निकाल लूंगा। अगर वो पीछे से कह रहे थे, मैंने एपी को ही उल्टा कर दिया, अब कहां से हो जाएगी, आगे से हो जाएगी, आगे से हो जाएगा। अब मुझे आगे से 11th टर्म निकालनी,
ए बताओ इस एपी में कितना नजर आ रहा है मुझे, -62। डी कितना आ रहा है? अब डी तो मैंने कहा था किसी भी दो टर्म को माइनस कर लो, तो क्या मैं 7 में से 4 माइनस कर लूं? तो 7 में से 4 माइनस कर लिया, कितना आ गया? 3 आ गया। ए आ गया, डी आ गया, और मुझे कौन से टर्म निकालनी है? 11th टर्म निकालनी है। पीछे से कहा था मैंने टर्म ही उल्टी कर दी, अब आगे से 11th हो जाएगा। 11th टर्म का फॉर्मूला, अगर 11th है तो a प्लस क्या लिखते हो? 10d लिखते हो। अगर 20 होता तो 19 लिखते, 50 होता तो 49 लिखते, एक कम लिखते हैं। a कितना है मेरे पास? -62 प्लस 10, d की जगह पे लिख दिया 3। ये -62 आ गया, 10 3 30 आ गया, एक माइनस है एक प्लस है, क्या करोगे? माइनस करोगे, 32 आ गया, वो भी किसका? माइनस का। तो ये आगे से -32 आ गई, या कह दो पीछे से -32 है। यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है। समझ आ गई बात? पक्का? चलो आगे। ये ध्यान रखना है, पीछे से अगर उन्होंने बोली है तो आप एपी को ही उल्टा कर लो। अब वो पीछे से नहीं, अब वो कहां से हो गया? आगे से हो गया। आगे से हो गया तो डी अब यहां से लोगे, डी यहां से लेना। अब आपने एपी उल्टी कर दी है, ए ये बन गया और डी आपने 7 में से 4 कर लो या 10 में से 7 कर लो। ए पता लग गया, डी पता लग गया, आगे से 11th, तो 11th टर्म निकाल देंगे। यही मेरा आंसर है। ठीक, चलो आगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्या कहता है, और क्या क्वेश्चन है। हाँ जी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑप्शनल एक्सरसाइज में से है। ये हमारे चैप्टर जो नई बुक है, नई बुक में तो ये ऑप्शनल हटा दी है, बट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया है इस एपी की कौन सी फर्स्ट टर्म नेगेटिव है? कौन सी टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म है? नेगेटिव। अब आप देखो ये एपी धीरे धीरे करके क्या हो रही है? डिक्रीज होती जा रही है। तो हो सकता है डिक्रीज होते होते माइनस में भी आएगी। आपसे यही पूछ रहे हैं, बताओ पहली नेगेटिव टर्म कौन से नंबर की होगी? कौन सी टर्म फर्स्ट नेगेटिव है? मैंने पहले भी बार बार बता रखा है, अगर आप पूछ ले कौन सी टर्म 0 है, कौन सी टर्म 78 है, कौन सी टर्म -150 है, तो आपने लेट करना है वो nth टर्म है। अगर ये बोल रहे नेगेटिव टर्म कौन सी है, मैं भी लेट कर लेता हूं nth टर्म नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब 0 से छोटी है, nth टर्म नेगेटिव है, मैंने लिख लिया। nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? a प्लस n-1 इंटू डी लेस देन क्या है? 0। इस एपी से a क्या लग रहा है मुझे? a कितना है? 121 प्लस n पता नहीं, d की वैल्यू, d कैसे निकालते हो? a2 में से a1 क्या करोगे? माइनस करोगे। a2 है 117, a1 है 121, तो ये बन गया -4। तो d आ गया -4 और ये चल रहा है लेस देन 0। चल रहा है? ठीक है। ये लिखा 121, -4 को n से मल्टीप्लाई करेंगे -4n, -4 को -1 से करेंगे ये बनेगा +4, लेस देन क्या चल रहा है? 0। ठीक है। -4n ऐसे कैसे लिखा? प्लस का 121 प्लस का 4, ये बन गया प्लस का 125 लेस देन 0। अब ये प्लस का 125 उधर जाकर क्या बन जाएगा? माइनस का 125 बन जाएगा, प्लस का उधर जाकर माइनस, जैसे इक्वल टू में होता है वैसे ही करना इसमें। अब यहां पर क्या करोगे? बच्चे कहते हैं सर माइनस से माइनस काट दो। काट सकते हो, पर आपने क्या करना है? इसका साइन उल्टा कर लेना है। सर ऐसा क्यों कर दिया आपने? अब यहां पे समझे, ये बताइए -3 और -10 में से बड़ा नंबर कौन सा है? बच्चे बोलोगे सर -3 बड़ा है। अगर मैं इनका दोनों का साइन हटा दूं, माइनस माइनस हटा दूं, अब कौन बड़ा हो गया? सर अब तो 10 बड़ा है। तो अगर मैं माइनस हटाऊंगा तो ये वाला साइन भी बड़ा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ये ग्रेटर देन आ गया 125 डिवाइड बाय 4। जब इसको डिवाइड करेंगे ये आएगा 31.25। 31.25 मतलब क्या हुआ कि इस एपी की नेगेटिव टर्म जो आएगी वो तब आएगी जब n इससे बड़ा है।
अब ये तो बड़ा 31.25 पॉइंट में तो कोई नंबर होता नहीं, इससे जस्ट बड़ा कौन सा आएगा 32। आप 32 पे निकाल के देखोगे तो ये पहली टर्म क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। यानी कि n की वैल्यू अगर मैं 32 पुट करता हूं, इससे बड़ी तो 32 आएगी जस्ट नेक्स्ट, इससे बड़ी 32 रखता हूं तो मेरी फर्स्ट टर्म जो आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो मेरी n की वैल्यू आ गई यहां पर 32। निकाल के देख लेता हूं, A32 निकाल के भी देख लेता हूं, दिखा देता हूं तुम्हें। A32 कैसे निकालोगे, A प्लस 31D। A कितना है मेरे पास, A कितना है 121 प्लस 31, D कितना है -4, 121 माइनस 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये कितना आएगा -3 आ गया। देखो आई कि नहीं आई। अगर आप A31 निकालोगे वो पॉजिटिव आएगी। पहली नेगेटिव टर्म कौन सी है, 32 वाली है, यही मेरा आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर करना है आपने। ठीक है, चलो आगे, पक्का बढ़ूं आगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द एपी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द एपी। एपी दे रखी है 7, 13, 19 एंड सो ऑन 247। इसकी बिल्कुल बीच की टर्म निकालनी है। अब हमें कैसे पता बीच की टर्म कौन सी आएगी, तो पहला काम मैं क्या करूं, ये चेक कर लो इसमें कितने टर्म्स आती हैं। पहले ये पता कर लेता हूं कितनी टर्म्स आती हैं, उनके बीच वाली टर्म देख लूंगा क्या आएगी। अगर मान लो मैं कहता हूं कि इसमें 11 टर्म आ गई, तो 5 इधर से छोड़ दूंगा, 5 इधर से छोड़ दूंगा, बीच की टर्म आ जाएगी फर्स्ट, यानी वो 6 टर्म आ जाएगी, वही तो आएगी। अब मुझे ये पता करना है पहले तो इसमें टोटल टर्म्स है कितनी। अब ये 247 जितने नंबर पर आएगा, जितने नंबर पर आएगा उतनी ही तो टर्म है। अगर ये 20वें नंबर पर आता है तो मैं बोलूंगा n कितना है 20। अगर ये 50 नंबर पर आएगा तो n क्या बोलूंगा मैं 50 बोलूंगा। वो तो देखना पड़ेगा ना 247 कितने नंबर पर आता है। तो मैं लेट कर लेता हूं कि जो ये 247 है ये nth नंबर पर आता है। n नंबर पर आता है, n कुछ भी हो सकता है। an का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये किसके इक्वल है 247 के। a कितना है मेरे पास 7 है, प्लस n माइनस 1 डी, डी कितना आएगा 13 में से 7 माइनस कर देंगे 6 इक्वल टू 247। ये प्लस का 7 उधर जाकर क्या बन जाएगा, माइनस का 7 बन जाएगा। माइनस का 7 करेंगे तो ये 240 आ गया। n माइनस 1 इंटू 6, ये 6 इधर जाकर हो गया डिवाइड, कटिंग कर दिया, आ गया 40। तो n माइनस 1 तो आ गया 40 और n की वैल्यू आ गई 41। यानी इस एपी में जो टोटल टर्म्स हैं, टोटल टर्म्स हैं वो कितनी है 41 है। अब मुझे बताओ मिडल टर्म जो आएगी, मिडल मोस्ट टर्म जो आएगी वो कौन से नंबर की आएगी। 41 टर्म्स है, 20 इधर से छोड़ दो, 20 इधर से छोड़ दो, बीच का नंबर क्या आएगा 21 आएगा। तो आगे से 20, पीछे से 20, बीच का नंबर 21। यानी कि A21 जो आएगा वो मिडल मोस्ट टर्म आएगी, वो भी निकालनी पड़ेगी। तो मिडल मोस्ट निकालने के लिए मुझे A21 निकालना पड़ेगा, जो कितना आएगा A प्लस 20D आएगा। ठीक है, ऐसे ही करना पड़ेगा। A कितना था हमारा 7 था, 20 है, और D कितना है हमारा 6, ये आ गया 7, 26 120, ऐड कर लेंगे 127, यही मेरा आंसर है। ठीक है, मिडिल मोस्ट टर्म का मतलब यही हुआ कि जितने भी टर्म्स है उनके बीच वाली टर्म निकालनी है। तो मैंने देखा कि 41 टर्म्स है, तो 20 इधर से छोड़ देता हूं, 20 उधर से छूट जाएंगी, तो बीच में जो टर्म आएगी वो 21 ही तो आएगी। तो मैं A21 निकाल देता हूं, जो मेरा आ गया 127। ठीक है, पक्का ठीक है, चलो आगे, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे देखते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, RS अग्रवाल से RD शर्मा में सब जगह दे रखा है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जरूर पढ़ के जाना है, ध्यान से समझ ले इसको। इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1 by m, mth टर्म इज 1 by n एंड nth टर्म भी 1 by m, और जो nth टर्म है वो 1 by m है, शो दैट कि जो m nth टर्म आएगी वो 1 आएगी, ये मुझे शो करना है, ये दे रखा है, मुझे ये दिखाना है। ठीक है, देखते हैं। अगर ऐसी दो बातें बोल रखी हो तो मैं दो इक्वेशन बनाऊंगा, उनको एलिमिनेट करूंगा, a और d की वैल्यू निकालते हैं। ए एम का मतलब क्या लिखोगे, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 बाई एन, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लो। ए एन का मतलब a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये मैंने ले लिया 1 अपॉन m, इसको ले लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। एलिमिनेट कर दें दोनों। एलिमिनेट कैसे करोगे, एक इक्वेशन को ऊपर लिख लो, एक इक्वेशन को नीचे लिख लो। तो ये जी मैंने ऐसे लिख दिया। ऐड करूंगे सब्ट्रैक्ट करूं, ए का कोफिशिएंट पहले से बराबर है बट साइन दोनों के सेम है, तो मुझे क्या करना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। ये माइनस का, ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये तो कट गया। यहां से डी क्या आ सकता है, कॉमन। डी क्या आएगा यहां से, कॉमन। ऊपर क्या बचा हुआ है, m माइनस 1, ये क्या है, माइनस का, तो ये n बन जाएगा माइनस का, ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस का 1, ऐसे करना पड़ेगा। d मैंने क्या ले लिया, कॉमन, ये m माइनस 1 है, ये माइनस का n, ये प्लस का 1 इक्वल टू 1 बाई n, और नीचे क्या था, 1 अपॉन m, माइनस का था। क्या ये माइनस का 1 प्लस का 1 काट सकता हूं, यहां पे आ गया m माइनस n इंटू डी, इनको भी लेने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, कितना आएगा, mn। अगर प्रोडक्ट एलसीएम आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1 को m से करेंगे m, 1 को n से करेंगे तो n, m माइनस n इंटू डी इक्वल टू, क्या मैं यहां से ये जो मल्टीप्लाई में था इधर जाकर डिवाइड कर सकता हूं, ये m माइनस n तो ऊपर एज इट इज है, नीचे mn था, क्या ये इधर मल्टीप्लाई वाली चीज इधर जाकर मैं डिवाइड कर सकता हूं, ये m माइनस n कैंसिल, तो d की वैल्यू आ गई 1 डिवाइड बाई mn। d की वैल्यू कितनी आ गई, 1 डिवाइड बाई mn। अब ये वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में जिस मर्जी में पुट कर दूं, किसमें पुट कर दूं, इक्वेशन 1 में कर लेता हूं। चलो, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कर देता हूं पुट, चलो यहां कर देता हूं, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पे क्या लिखा, 1 अपॉन mn, और इक्वल टू में क्या है, 1 अपॉन n। इस d की जगह पे क्या लिख दिया हमने, 1 अपॉन में mn। a प्लस ये m की मल्टीप्लाई भी 1 अपॉन mn से कर देता हूं, और माइनस 1 की मल्टीप्लाई भी 1 अपॉन mn से कर देते हैं, इक्वल टू में आ गया 1 अपॉन n। ऐसे ही क्या ये m से m काट सकता हूं, ये आ गया a प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन mn इज इक्वल टू 1 अपॉन n। मुझे तो a निकालना है, तो a निकालना है तो a तो रखता हूं यहीं पर, 1 अपॉन n, ये वाला ऐसे कैसे, ये दोनों को उठाकर उधर ले जाता हूं, माइनस का 1 अपॉन n, और ये बन गया प्लस का 1 अपॉन mn, ये तो कट गए, a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन mn आ गई। a आ गया और क्या आ गया, d भी आ गया, a आ गया और d आ गया, दोनों चीजें तो आ गई। अब क्या करना है मुझे, इसकी nth टर्म निकालनी है, nth टर्म निकालनी है, या बीच में कर दो इसको, क्या बीच में कर दो इसको, जगह है तो यहां कर देता हूं। मुझे निकालनी है nth टर्म। अब अगर m होता था तो यहां पे m माइनस 1 रखते थे, n होता था तो n माइनस 1 रखोगे, अगर mn है तो मैं क्या लिखूंगा, mn माइनस 1 इंटू डी। m है तो m माइनस 1, n है तो n माइनस 1, mn है तो mn माइनस 1। अब जो ये a और d की वैल्यू निकाल लिया, यहां पुट कर दो,
ए की जगह पुट कर दिया 1/mn प्लस ब्रैकेट mn माइनस 1 और d की जगह पे क्या लिख दिया 1/mn। कितना आएगा 1 डिवाइड बाय mn, इसकी मल्टीप्लाई इससे भी कर लेते हैं, इससे भी कर लेते हैं। mn की मल्टीप्लाई 1/mn से और माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1/mn से, ये तो हमारा कट जाएगा, ये m से m कट गया, n से n कट गया, कितना बच गया 1। तो m nth टर्म जो आ गई वो कितनी आ गई 1 आ गई, यही मुझे प्रूव करना था। तो बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसे अगर आपको दो इक्वेशन दे रखी हो, दोनों इक्वेशन से आपने क्या करना है a और d की वैल्यू निकालनी है, एलिमिनेट करना है। तो d मेरे पास आ गया 1/mn और d की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे, सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा a भी आ जाएगा। अब a आ गया, d आ गया, मुझे तो ये निकालना था, a की जगह वैल्यू पुट कर दी, d की जगह वैल्यू पुट कर दी, इसकी मल्टीप्लाई इससे भी कर दी, इससे भी कर दी, ये तो कट गया, ये भी कट गया, कितना बचेगा ओनली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से जरूर पढ़ के जाना है, जरूर पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो आगे, चल आगे बढ़ते हैं, फटाफट चलते हैं, आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक स्पाइरल दे रखी है, स्पाइरल कैसे दी है, स्पाइरल दो पॉइंट दिए हैं, एक पॉइंट दिया है ए, एक पॉइंट दे रखा है बी। पहले क्या किया है, ए को सेंटर लेते हुए एक सेमी सर्कल लगाया, कितनी रेडियस का 0.5 सेंटीमीटर की रेडियस का एक सेमी सर्कल लगाया। पहले तो ए को सेंटर लिया, फिर बी को सेंटर लिया, फिर यहां से एक सेमी सर्कल और लगाया जिसकी रेडियस है 1.0 सेंटीमीटर, फिर दोबारा ए पर सेंटर ले लिया और फिर यहां से एक और सेमी सर्कल लगाया जिसकी रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर, और ऐसे करते करते टोटल सेमी सर्कल जो लगाए हैं वो लगाए हैं 13। आपको बताना है कि इस स्पाइरल को बनाने में टोटल लेंथ बताओ वायर की, जो ये स्पाइरल बनी है इसकी टोटल लेंथ निकालनी है, टोटल लेंथ निकालनी है। तो पहला काम मैं क्या करूंगा, पहला काम मैं क्या करूंगा, मैं इस वाले सेमी सर्कल का लेंथ निकाल लूं, इस वाले की क्या निकाल लूं, लेंथ। अब सेमी सर्कल की लेंथ क्या होती है, अगर कोई सर्कल होता है तो सर्कल की लेंथ को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस, जो क्या होता है 2πr। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास सेमी सर्कल है तो इसका सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा, इसका आधा नहीं हो जाएगा, 2πr का आधा कितना हो जाएगा πr। तो जो पहले वाला है हमारे पास, इसका सर्कमफेरेंस क्या बन जाएगा πr1। फिर दूसरे का क्या बनेगा πr2, तीसरे का क्या बनेगा πr3, ऐसे करके सर्कमफेरेंस चलेगा। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, मेरे पास रेडियस दे रखी है 0.1, दूसरे की रेडियस है 1.0, तीसरे की रेडियस है 1.5 एंड सो ऑन। ऐसे करते करते कितने सेमी सर्कल है, 13 सेमी सर्कल है। मुझे टोटल स्पाइरल की लेंथ निकालनी है। अब टोटल के अंदर क्या निकालोगे, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल, मैं क्या निकालूंगा, πr1 निकालूंगा, πr2 निकालूंगा, πr3 निकालूंगा। ऐसे करते 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 मैं कितने सेमी सर्कल की बात करूंगा, 13 सेमी सर्कल्स की बात करेंगे, इनको ऐड करना है। r1 कितना है 0.5, r2 कितना है 1.0, R3 कितना है 1.5 एंड सो ऑन। कितने सेमी सर्कल है, 13 सेमी सर्कल्स है। ठीक है, अब यहां से बताइए a कितना आ गया, ये जो फर्स्ट टर्म है इसको a बोलूंगा, a तो आ गया पाई इंटू 0.5, पाई की वैल्यू बाद में पुट करेंगे,
पहले हम देख लेते हैं a कितना आ गया, पाई इंटू 0.5। d कैसे निकालोगे, a2 में से a1 माइनस करोगे। a2 कितना है मेरा, a2 कितना है, पाई इंटू 1.0 माइनस a1 कितना है मेरा, पाई इंटू 0.5। अब इनको माइनस करने के लिए मुझे पाई क्या लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। यहां से बच गया 1.0, यहां से आ गया 0.5, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5। तो d भी इतना आ गया, d भी इतना आ गया और a भी इतना ही आ रहा है। इस AP से मैंने a निकाल लिया और d निकाल लिया। मुझे इन सब का सम चाहिए, तो सम के लिए तो सम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला है सम का। n कितना है, कितने सेमी सर्कल है, 13, तो n कितना बनेगा 13/2। 2a कितना है मेरा, पाई इंटू 0.5, तो a की जगह पे लिख दिया पाई इंटू 0.5 प्लस n कितना था 13 माइनस 1 और d कितना था पाई इंटू 0.5। ठीक है, जहां पे जो भी था मैंने एज इट इज रख दिया 13/2। अब ये पाई तो ऐसे कैसे, ये 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा, सोचोगे डेसिमल ना होता तो कितना होता, 5 होता, तो ये कितना बनता, 2 5 10, एक के बाद डेसिमल है तो यहां भी एक के बाद डेसिमल, तो ये तो 1 पाई बन गया। प्लस 13 में से 1 माइनस करोगे कितना आएगा, 6 5 कितना होता है, सॉरी 13 माइनस 1 कितना आएगा, 12, 13 माइनस 12 कितना आएगा, 12। 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 कितना होता है, 60। अब यहाँ एक के बाद डेसिमल है तो यहाँ भी आप एक के बाद क्या लगाओगे, डेसिमल, तो ये बन गया 6 पाई, ये बन गया 1 पाई, ये कितना बन गया 6 पाई। 1 पाई और 6 पाई कितना बनेगा, 7 पाई बनेगा। और अब पाई की वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू 22/7, 22/7, 7 से 7 कैंसल, 2 के टेबल में 11 पे और मल्टीप्लाई करेंगे 143 सेंटीमीटर, यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है स्पाइरल वाले क्वेश्चन में, इसमें आपको लेंथ निकालनी है, तो ये लेंथ पहली वाली है, ये दूसरी वाली है, ये तीसरी वाली है, ये चौथी वाली है, ये पांचवी वाली है, ऐसे मुझे 13 सेमी सर्कल की लेंथ निकालनी है। और सर्कल की लेंथ को हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं, 2πr। सेमी सर्कल होगा तो सर्कमफेरेंस भी आधा हो जाएगा, 2πr का आधा πr हो जाएगा। तो पहले की सर्कमफेरेंस πr1, दूसरे की πr2, तीसरे की πr3, ऐसे करते करते कितने सेमी सर्कल है, 13 है। ये पाई हो गया, ये a1 हो गया, d निकाल लिया और सम वाले फॉर्मूले में पुट कर दिया, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, पक्का, चलो आगे, चलें आगे, पक्का, डन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अब आता है 7 चैप्टर पे हमारा। 7 चैप्टर कौन सा है हमारा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कुछ 2-3 क्वेश्चन तो इसमें पेट है कि पक्का आते ही आते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन में, फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी। एक पॉइंट है, कौन सी एक्सिस के ऊपर बात हो रही है, वाई एक्सिस के ऊपर। चलो मान लेते हैं ये मेरे पास एक वाई एक्सिस दे रखी है, कहते हैं जी इसमें एक कहीं पर पॉइंट है P जो A से और B से इक्वल डिस्टेंस पर है। चलो मान लेता हूं A पॉइंट मेरा यहां पर है, चलो B मान लेता हूं यहां पर है। ये जो पॉइंट P है A से और B से इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब P से लेकर A की डिस्टेंस और P से लेकर B की डिस्टेंस इक्वल दे रखी है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। मुझे पॉइंट फाइंड करना है वाई एक्सिस के ऊपर। अब आप सोचो वाई एक्सिस के ऊपर कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होता है। याद रखना वाई एक्सिस आ जाए तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, अगर एक्स एक्सिस आ जाए तो आपका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। अब कौन सी एक्सिस है, वाई, तो आपका एक्स का कोऑर्डिनेट जीरो, वाई का कोऑर्डिनेट आपने लेना है, लेट तो करना ही पड़ेगा।
यही तो पूछा है, ये पॉइंट निकालो। तो लेट कर लेता हूं P के जो कोऑर्डिनेट है वो 0, y है, क्योंकि y एक्सिस पर x का कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब ये बोल रहे हैं ये पॉइंट A से और B से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो PA और PB डिस्टेंस दोनों बराबर आएंगी। अब डिस्टेंस कैसे निकालते हो? डिस्टेंस का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला तो यही होता है। अब P से लेकर A की डिस्टेंस, चलो इसको मैं ले लेता हूं x1 y1, इसको ले लेता हूं x2 और y2। चलो ले लेते हैं, कोई बात नहीं। x2 माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3, y1 कितना है y, इसका भी स्क्वायर और इसका रूट। ये तो PB आ गया, ये तो क्या आ गया PB। अब मैं क्या निकाल लेता हूं P1, इसको ले लेता हूं x2, इसको ले लेता हूं अब मैं y2, ठीक है। इसका भी निकाल लेते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये PB आ गया और ये कितना आ गया PA आ गया, ठीक है। ये -4 -0 तो क्या बनेगा -4 का स्क्वायर, यहां पे आइडेंटिटी लगा दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab और इसका रूट इक्वल टू 6 माइनस 0 6 बन गया, 6 का स्क्वायर 36 प्लस आइडेंटिटी लगा लेता हूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ये आइडेंटिटी लगा ली। ये -4 का स्क्वायर क्या बनेगा 16 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर -6y का रूट इक्वल टू 36 प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर -10y, ठीक है। अब जब तक मैं इसको आगे सोल्व नहीं कर सकता, जब तक ये रूट नहीं हटेगा, तो मैं क्या कर लेता हूं, रूट हटाने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेता हूं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये तो बन गया 25 प्लस वाई स्क्वायर -6y इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे 61 प्लस वाई स्क्वायर -10y, इसका भी रूट हट गया, इसका भी रूट हट गया। अब देखो कुछ कटता है क्या, ये वाई स्क्वायर प्लस का है, ये भी प्लस का है, इधर आकर माइनस हो जाएगा तो कट गया। वाई वालों को एक तरफ कर लेता हूं, ये वाई वालों को मैंने एक तरफ कर लिया और बिना वाई वालों को मैंने एक तरफ कर लिया। ये तो आ गया 4y, ये आ गया हमारे पास 56 नहीं 36 आएगा, ये आएगा 36। अब y कितना आ गया मेरे पास 9 आ गया। इसका मतलब जो P पॉइंट आ गया उसके कोऑर्डिनेट आ गए 0,9, यही मेरा आंसर है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद रखना है, PA इज इक्वल टू PB लगाना है, दोनों के डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया, पर मुझे पॉइंट बोल रहे हैं कौन सी एक्सिस के ऊपर था, y के ऊपर था, तो x वाला कोऑर्डिनेट मुझे 0 लेना पड़ेगा। अगर x एक्सिस बोलते तो मुझे y 0 लेना पड़ता, तो फिर मैं लिखता x, 0, ठीक है ना। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मुझे y तो निकालना ही पड़ेगा, दोनों डिस्टेंस को बराबर रखा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया और y की वैल्यू 9 आ गई, ठीक है। पक्का, चलो आगे बढ़ो, पक्का, चलिए फटाफट आगे चलते हैं। और क्या लिखा है आगे, क्या लिखा है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस divides the line segment joining the points 5 and -6 और -1 and -4। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को y एक्सिस
कितने रेशो में डिवाइड करती है, रेशो बताओ, क्या बताओ, रेशो बताओ। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पे ये कट करती है इसके कोऑर्डिनेट भी बताओ। अगर आपसे बोला जाए वाई एक्सिस इसको कट कर रही है, रेशो निकालो। जब भी क्वेश्चन आ जाए फाइंड द रेशो, आपको रेशो लेट करना है के रेशो 1, के रेशो 1। कौन सी एक्सिस कट कर रही है, वाई एक्सिस, तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। तो लेट क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा जो रेशो है वो तो के रेशो 1 है, और जो पॉइंट P है जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है उसमें x का कोऑर्डिनेट 0, y का कोऑर्डिनेट मुझे y लेट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ इस रेशो के अकॉर्डिंग क्या मैं इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं? सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, सेक्शन फॉर्मूला, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। अगर मैं P के कोऑर्डिनेट निकालूंगा, एक x का कोऑर्डिनेट आएगा, एक y का कोऑर्डिनेट आएगा। x वाले के लिए क्या करते हो, पहले k को करोगे -1 से, माइनस के, 1 को करोगे 5 से, प्लस का 5, डिवाइड में k + 1। दूसरा, अगर मैं एक y वाला करूंगा तो k को y वाले से करूंगा -4k, और 1 को -6 से करूंगा तो -6 आ जाएगा, डिवाइड में आ गया k + 1। किसके कोऑर्डिनेट निकाले, P के कोऑर्डिनेट निकाले। पर P के कोऑर्डिनेट तो मैं लेट भी कर सकता हूं, y एक्सिस है तो मैंने लेट भी करके, तो P के कोऑर्डिनेट तो मैंने लेट भी करके। अब ये भी P का कोऑर्डिनेट है, ये भी P का कोऑर्डिनेट है, ये तो मैंने रेशियो के कोऑर्डिनेट निकाले, ये मैंने लेट किए थे, दोनों ही P के कोऑर्डिनेट हैं, तो x वाला कोऑर्डिनेट x वाले कोऑर्डिनेट के बराबर होना चाहिए, और जो ये y वाला कोऑर्डिनेट है ये y वाले कोऑर्डिनेट के बराबर होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब यहां से अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं, 0 को k से करूंगा 0, 0 को 1 से करूंगा तो भी 0, ये माइनस का k प्लस का 5 आ गया। इस माइनस k को उठाकर इधर ले आता हूं, k = 5 आ गया। इसका मतलब मेरा जो रेशो आ गया वो कितना आ गया, 5:1 आ गया। रेशो कितना आ गया, 5:1। रेशो निकालना था एक, तो रेशो आ गया। अब कह रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी ये y भी निकालो। क्या ये k की वैल्यू यहां पुट कर दो, y = -4, k की जगह लिखा 5, -6, k की जगह 5 + 1, ये आ गया -20, -6, नीचे आ गया 6, ऊपर दोनों माइनस के हैं, ऐड कर दिया 26 बन गया, माइनस का नीचे 6 आ गया, 2 के टेबल में 3 पे, 2 के टेबल में 13 पे, तो y आ गया -13/3, यानी जो P के कोऑर्डिनेट आ गए 0, -13/3 आ गया। रेशियो आ गया 5:1, कोऑर्डिनेट आ गए 0, -13/3। ठीक है, तो जब भी रेशियो लेट करो बच्चों, k रेशियो 1 लेट करो, y एक्सिस डिवाइड कर रही है तो इसके कोऑर्डिनेट 0, y। अगर x एक्सिस होता, x एक्सिस में y का 0 होता, फिर मैं x, 0 लिखता, फिर मैं x, 0 लिखता। अब मैंने इस p के कोऑर्डिनेट लेट भी कर लिए, और रेशियो से मैंने सेक्शन फॉर्मूला लगाकर p के कोऑर्डिनेट निकाल भी लिए। अब दोनों ही कोऑर्डिनेट p के, तो x वाला x के बराबर, y वाला y के बराबर होगा। यहां से मैंने k निकाल लिया, k की वैल्यू यहां पुट कर दी, यहां से y निकल गया, रेशियो भी आ गया, कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। क्लियर, पक्का, चलो आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके जैसा ही एक क्वेश्चन और है जो ऑप्शनल में दिया है, बट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरूर ध्यान से करना है। क्या लिखा है क्वेश्चन में, फाइंड द रेशो, इसमें भी रेशो ही फाइंड करने हैं जिसमें लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। ये लाइन है, ए लिख रखा है 2 और -2, और बी दे रखा है 3 और 7। इस लाइन की ज्वाइनिंग को एक लाइन, अब ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है, क्या ये -4 उधर जाकर +4 बना लूं, एक ही बात है।
एक ही बात है। याद करो थर्ड चैप्टर जो हमने किया था उसमें जो ग्राफ बनाया था वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का बनाया था, वो क्या बन रही थी, एक लाइन बन रही थी। यही बात कह रहा है कि ये जो लाइन है इस लाइन को कितने रेशो में डिवाइड करेगी वो रेशो फाइंड करना है। बस रेशो के लिए बोला इन्होंने। कहता है जी ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को कितने रेशो में डिवाइड करेगी, रेशो बताओ। तो लेट कर लेता हूं रेशो कितना है, के रेशो 1 है। रेशो कितना है, के रेशो 1 है। क्या मैं इस रेशो के अकॉर्डिंग पी के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं? निकाल लेते हैं। पी के कोऑर्डिनेट एज पर रेशो। एक्स के लिए मैं इसको एक्स से मल्टीप्लाई, इस वाले को भी एक्स से, के को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 के, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे +2, नीचे आ गया k +1। दूसरा k को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7k, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, नीचे आ गया k +1। आगे किसके कोऑर्डिनेट आ गए, p के कोऑर्डिनेट आ गए। अब ये जो p पॉइंट है इस लाइन के ऊपर भी तो लाई कर रहा है। अगर कोई पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है तो x की वैल्यू यहां पुट कर दूं, y की वैल्यू यहां पुट कर दूं, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरा हमेशा इक्वल आता है। नाइन्थ में पढ़ा हुआ है, नाइन्थ में पढ़ा हुआ है कि अगर कोई पॉइंट इस लाइन के ऊपर आता है तो एक्स वाई की जो वैल्यू यहां पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल आता है, आता है। तो क्या ये p के जो कोऑर्डिनेट आए हैं ये x ले सकता हूं, इसको y ले सकता हूं और गिवन इक्वेशन के अंदर पुट कर लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर तो आने चाहिए। तो ये बन गया 2, x की जगह लिखा 3k + 2 डिवाइड बाय k + 1 प्लस y की जगह लिखा 7k - 2 डिवाइड बाय k + 1 और इक्वल टू में होना चाहिए 4। इक्वल टू में कितना होना चाहिए 4। ठीक है 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को 3k से करेंगे 6k, 2 2 जा कितना बन जाएगा 4 डिवाइड बाय k + 1 प्लस यहां कोई मल्टीप्लाई में है नहीं, k + 1 = 4। अब इसका क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, पर मैं देख रहा हूं दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, सेम डिनोमिनेटर तो एलसीएम भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। और अगर डिनोमिनेटर आपका सेम रहता है तो आप ऊपर वालों को डायरेक्ट प्लस कर सकते हो। 6k + 4 प्लस का 7k माइनस का 2 = 4। ये 6k और 7k बन जाएगा 13k, ये प्लस का 4 माइनस का 2 बन जाएगा प्लस का 2, नीचे आ गया k + 1 = 4। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसका नीचे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो आ जाएगा 13k + 2, इन दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 4k + 4। k वाले एक तरफ कर लेते हैं, k वाले एक तरफ कर लेते हैं और बिना k वाले एक तरफ कर लेते हैं। ये तो आ गया 9k = 2, k आ गया 2 डिवाइड बाय 9। तो मेरा रेशो कितना आ गया 2 डिवाइड बाय 9 है, तो रेशो मेरा आ गया 2:9। यही मेरा आंसर है। ठीक है पक्का ठीक। तो बस ये बात ध्यान रखना, अगर ये लाइन वाली बात पूछ लें कि भाई ये लाइन इसको कितने रेशो में डिवाइड करती है, तो रेशो को लेट करके इसके कोऑर्डिनेट निकाल लो। x की जगह पर x की वैल्यू पुट कर दो, y की जगह पर y पुट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आएगा। यहां से k निकाल लो, k निकल गया तो रेशो अपना आप निकल आएगा। ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बेटा चैप्टर 7 के 3 क्वेश्चन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, पक्का मिलेगा। ठीक है चल आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पेपर में जिसके भी सिलेबस में है प्रोबेबिलिटी। अब जैसे हमारे स्कूल में तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर आएगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन है, पर ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। टोटल कार्ड कितने हैं 52। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग। अब बस आपको ये सोचना कार्ड वाले क्वेश्चन में कि जो मेरे से पूछा गया है वो कितने होते हैं।
अब इन्होंने पूछा है किंग। अब बताओ 52 कार्ड में किंग कितने होते हैं? 4 किंग होते हैं। तो आपका जो आंसर आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग, किंग के फेवर में 4 केस है, टोटल कार्ड कितने हैं? 52। कटिंग कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। कटिंग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला, रेड कलर का 8, रेड कलर का 8। अब रेड कलर के 8 कितने होते हैं? रेड कलर की 8 कितनी होती है? 2 होती है, एक डायमंड की और एक हार्ट की। तो 2, रेड 8 के फेवर में 2 केस, डिवाइड में टोटल कार्ड कितने हैं? 52। कटिंग कर देंगे, 1 डिवाइड बाई 26, ये आंसर आ जाएगा। बस ढूंढना है कि ये कितने होते हैं। अब लिखा है कि मैंने कार्ड निकाला और वो कार्ड आया स्पेड। अब स्पेड का ये नहीं बोला कौन सा, कह रहा स्पेड। अब स्पेड तो कोई भी हो सकता है। कितने कार्ड होते हैं स्पेड के? 13 होते हैं। 13 स्पेड के होते हैं। टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52। कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 4 पे। कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 4 पे। तो आंसर आ गया 1/4। स्पेड बोला है, स्पेड का कार्ड थोड़ी बोला है। स्पेड कितने होते हैं? 13 होते हैं। रेड कार्ड, अब रेड कलर के कार्ड कितने होते हैं? रेड कार्ड, अब रेड कलर के कार्ड कितने होते हैं? 26। टोटल कार्ड कितने होते हैं? 26। बस कटिंग कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1/2। आंसर आ गया। ठीक है। आगे, फेस कार्ड। अब ये फेस कार्ड कितने होते हैं? टोटल 52 कार्ड में फेस कार्ड कौन से होते हैं? जैक, क्वीन और किंग, ये फेस कार्ड होते हैं। 3 कार्ड जो मिलेंगे वो आपको हार्ट के मिलेंगे, 3 डायमंड के, 3 स्पेड के और 3 क्लब के। टोटल कार्ड कितने हो गए? 12। तो फेस कार्ड के फेवर में 12 केस है, टोटल कार्ड 52 है। कटिंग कर लेंगे, 4 के टेबल में 3 पे, 4 के टेबल में 13 पे। तो आंसर आ गया 3/13। आंसर आ जाएगा। फिर बोल रहा है जैक ऑफ हर्ट। हर्ट का जैक, हर्ट का जैक कितने होते हैं? एक ही तो होता है। तो एक ही होता है। अ जैक ऑफ हर्ट एक ही होता है। तो इसके फेवर में एक केस है, नीचे 52। आंसर आ गया 1/52। सिंपल। रेड कलर का फेस कार्ड, रेड कलर का फेस कार्ड, रेड कलर का फेस कार्ड, रेड कलर के फेस कार्ड कितने होते हैं? टोटल फेस कार्ड होते हैं 12, रेड कलर के होते हैं 6, डायमंड के 3 और हार्ट के 3। तो कटिंग कर देंगे, 2 के टेबल में 3 पे, 2 के टेबल में 26 पे। आंसर आ गया 3/26। तो कार्ड वाले क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, 2 या 3 मार्क्स का पूछ सकते हैं या एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना पड़ेगा। चलो आगे, चलिए जी लास्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं बस फटाफट। क्या लिखा है? ये भी बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इस बार ये बोल रहे हैं 2 डिफरेंट डाइस आर रोल्ड टुगेदर। मैंने क्या किया, 2 अलग अलग डाइस है उनको रोल कर दिया। अब हो सकता है पहले डाइस पे 1 आए, दूसरी पे 1 आए, हो सकता है 1 आए, हो सकता है 2 आए, हो सकता है यहां 4 आए, इसमें 5 आ जाए। अब मुझे थोड़ा पता इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा। ये कह रहे हैं 2 डाइस हमने इकट्ठे रोल की हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर्स ऑन 2 डाइस टू बी 5। दोनों डाइस पे नंबर आए, वो 5 आए, उसके प्रोबेबिलिटी निकालो। बट प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए पहले मैं देख तो लूं वो केस कौन कौन से बनेंगे, वो जो आउटकम है क्या क्या बनेगी। मैं मान लेता हूं इसमें 1 आता है, इसमें भी 1 आता है, इसमें 1 आता है, इसमें 2 आता है, इसमें 1 आता है, इसमें 3 आता है। ऐसे करके मुझे आउटकम तो निकालनी पड़ेगी, पर जरूरत थोड़ी कि यहाँ पे 1 ही आएगा, यहाँ पे 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकता है। तो मुझे पहला काम क्या करना है, इसकी आउटकम निकालनी है जो मैंने पहले से लिखी हुई है, पहले से लिखी हुई है आउटकम मैंने। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ आउटकम में। पहली में 1 आएगी, दूसरी में भी 1, पहली में 1, दूसरी में 2, पहली में 1, दूसरी में 3, पहली में 1, दूसरी में 3, पहली में
एक, दूसरी में 4, पहली में 1, दूसरी में 5, पहली में 1, दूसरी में 6। अब जरूर थोड़ी कि पहली में 1 ही आएगा। 2 1 2 2 2 3 ऐसे मैंने सारे आउटकम इसके लिख लिए। अब क्वेश्चन पढ़ दो, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, क्या लिखा है क्वेश्चन में? कह रहा है सम ऑफ नंबर्स, दोनों डाइस पर जो नंबर आए, दोनों डाइस पर जो नंबर आए उसका सम 5 आए। अब चेक करो कि इनमें दोनों में जो नंबर आ रहे हैं उनका सम 5 कहां कहां पर आ रहा है। 5 कहां पर आ रहा है? एक यहां पर आ रहा है, 5 एक यहां पर आ रहा है, 5 एक यहां पर आ रहा है, एक 5 यहां पर आ रहा है, और तो नहीं कहीं सम 5 आ रहा। 5 सम आने के फेवर में कितने केस है? 1 2 3 और 4, यानी मेरा आंसर क्या बनेगा? 4 डिवाइड बाय 36। टोटल आउटकम कितनी है? ये 36 आउटकम्स है। तो 5 सम आने के फेवर में तो 4 केस है, टोटल केस है 36। कटिंग करके आंसर आ गया 1/9। आउटकम लिख के आनी है, आउटकम लिख के दिखाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। आगे क्या लिखा है? इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, दोनों डाइस पर इवन नंबर आए। अब दोनों डाइस पे इवन नंबर देखो कहां कहां आ रहा है। यहां वाले में तो एक भी नहीं है, दोनों पे चाहिए मुझे, एक पे नहीं, दोनों पे चाहिए। दोनों पे इवन नंबर, दोनों पे इवन नंबर 1 हो गया, दोनों पे इवन नंबर 2 हो गया, दोनों पे इवन नंबर 3 हो गया, दोनों पे इवन नंबर ये 4 हो गया, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 नंबर ऐसे हैं, 9 केस ऐसे हैं जिसमें दोनों आउटकम में इवन नंबर आ रहा है, तो 9 बन गया। तो मेरा आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर आ जाएगा 9 डिवाइड बाय 36, कटिंग करेंगे 1/4, आंसर आएगा 1/4। ठीक है, आगे क्या पूछा क्वेश्चन में? आगे पूछा है कि दोनों डाइस पर आए, डबलेट आए। डबलेट का मतलब क्या होता है? दोनों पर सेम सेम नंबर आए। अब सेम सेम कौन कौन से हैं? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, कितने बन गए? 6 आउटकम बन गए। डबलेट तो तभी बनेगा जब सेम सेम नंबर आएंगे। तो सेम सेम कितनी बार आ रहे हैं? 6 बार आ रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा 6/36, कटिंग करके आ गया आंसर 1/6, 1/6। ठीक है, क्लियर? और क्या पूछा है क्वेश्चन में? और क्या पूछा है क्वेश्चन में? और देखते क्या लिखा है, और क्या लिखा है। अब यहां पे लिखा है द सम ऑफ द डिजिट इज एटलीस्ट, एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम से कम 6 आए, यानी दोनों डिजिट को जोड़ने पर कम से कम 6 आए, यानी 6 तो आए, 6 से ज्यादा भी काउंट करने पड़ेंगे। कितने केस ऐसे हैं जिनमें सम कम से कम 6 आए, यानी 6 भी गिनना है, 6 से ज्यादा वाले भी गिनने हैं। सम 6 कहां पर बन रहा है? एक तो यहां पे बन रहा है, एक यहां पे बन रहा है, 2 यहां पे बन रहा है, 3 4 5, और इससे ज्यादा वाले भी काउंट करने हैं। ये तो 5 हो गए, ये 6 हो गया, 7 8 9 10 11, फिर 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, यानी एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 6 आए। 6 तो काउंट करना ही है, 6 से ज्यादा वाला भी काउंट करना है। तो ये मेरे टोटल केस कितने बन गए? 26 बन गए। तो आंसर आएगा 26 डिवाइड बाय 36। एक गड़बड़ होगी, सॉरी सॉरी, हाँ नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो केस बन गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ठीक है, 36 बिल्कुल ठीक है। कटिंग कर लेंगे, 2 के टेबल में 13 पे, 2 के टेबल में 18 पे, आंसर आ गया 13/18। एटलीस्ट, कम से कम, जब भी कम से कम वाली बात आएगी तो वो तो काउंट करना ही करना है, इससे ज्यादा वाले भी काउंट करने हैं। अब अगले पार्ट में लिखा है एटमोस्ट। एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 6 आए, तो मुझे 6 वाले भी काउंट करने हैं और 6 से कम वाले भी काउंट करने हैं। एटलीस्ट में ज्यादा वाले, एटमोस्ट में कम वाले। कम से कम,
कम से कम 6 का मतलब है 6 भी और 6 से ज्यादा भी, एट मोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 6, उनका सम 6 भी आए और 6 से कम भी आ जाए चाहे तो 6 वाले तो हमने काउंट कर ही रखे हैं, 1 2 3 4 5, और ये इधर वाले 5 के बाद ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये 15 केस आ गए डिवाइड बाय 36, 3 के टेबल में 5, 3 के टेबल में 12, आंसर आ गया 5/12। तो ये एटलीस्ट एटमोस्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। एटलीस्ट का मतलब कम से कम सम 6 आए तो 6 भी काउंट करना है, 6 से ज्यादा वाले भी काउंट करने हैं। एटमोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 6 आए, 6 भी काउंट करना है, 6 से कम वाले भी काउंट कर सकते हो, 6 भी काउंट करना है। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाओगे। बहुत मेहनत से, बहुत उम्मीद से ये पूरी वीडियो मैंने बनाई है। अगर आप इन क्वेश्चन को 30 क्वेश्चन को आराम से कर लेते हो, प्रैक्टिस करते हो, या तो ये क्वेश्चन या इसके जैसा कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, और उम्मीद करूंगा आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।